असम से संबंधित बड़ी बात एक तो याद रखना भाई, असम की राजधानी क्या है, नई राजधानी कौन सी बन रही है, और असम में लोकसभा की सीटें कितनी है, राज्यसभा की सीटें कितनी है। फैक्ट्री स्थापित हो रहा है बैटरी बनाने वाला, जहाँ पे सेल बनेंगे। सेल आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, प्राथमिक सेल जिन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, सेकेंडरी सेल जिन्हें दोबारा चार्ज किया जा सकता है। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि सेल करता है क्या भाई, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में भी कन्वर्ट करते हैं। जो भी राज्य आए ना, उसकी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीट, सीएम का नाम, राज्यपाल का नाम, वहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क है, कौन कौन से लेक्स है, ये तो अगर आप लोग इतना करना शुरू कर दोगे ना तो बहुत सारी चीजें आप लोगों की कवर हो जाएगी। भारत देश भी कुछ ऐसा करने जा रहा है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इन्होंने टाई अप किया है, जिसके तहत ये आने वाले 5 सालों तक जहाँ जहाँ इमरजेंसी है या भूखमरी का स्थिति बना, वहाँ पर ये लोग क्या करेंगे, टूटे हुए चावल की जो है आपूर्ति करेंगे। कितनी? 2 लाख टन तक की। वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग जो डे है ये कब मनाया जाता है, ये जरूर याद रखना। ये मेड इन इंडिया जो मुहिम है उसके अंतर्गत है, स्वदेशी टीका बनाया गया। इसकी मंजूरी कहाँ दी या फिर इसकी शुरुआती जो डोज है उसको कहाँ लॉन्च किया गया? वर्ष 2026 की एआई इम्पैक्ट समिट की जो थीम है, थीम याद रखना, ट्रिपल पी पक्का आएगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान विहार की इस यूट्यूब चैनल पे। मैं सतीश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे फरवरी मंथ के अंतिम जो सप्ताह है उसमें जो समसामयिकी से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स बने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन तमाम ताज़ा समाचारों को लेकर के हम लोग आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जिन विद्यार्थियों ने फरवरी के शुरुआत के 3 सप्ताह की क्लास नहीं ली है करंट अफेयर्स की, वो ज्ञान विहार एसएससी के यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप डिटेल में उस क्लासेस को आप देख सकते हो। और प्यारे बच्चों, फरवरी मंथ का थ्योरी सेशन की 3 क्लासें हो चुकी हैं। आज चौथी और अंतिम क्लास है फरवरी मंथ की। इसके बाद आप लोगों को मार्च का जो फर्स्ट सप्ताह है इसकी क्लास भी 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों को अवेलेबल मैं करवा दूंगा। और प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए फरवरी मंथ का जो एमसीक्यू जो बेस्ड जो क्लास है, भी जो क्लासें मैंने 4 जो आप लोगों को, आज चौथी क्लास है, 4 क्लास कंप्लीट होने के बाद प्यारे बच्चों उसका कंप्लीट जो एमसीक्यू जो बेस क्लास रहने वाला है, भी जो थ्योरी हम पढ़ चुके हैं उसी में से प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के लिए अलग से क्लास लेके आऊँगा। भाई एमसीक्यू जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है कैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो देखना ना भूले प्यारे विद्यार्थियों उस क्लास को। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग किन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा करने वाले हैं उसमें आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे 3% आरक्षण की बात की गई है असम सरकार के द्वारा जनजातीय समुदाय के लिए। और उसके बाद लिथियम जो बैटरी जो गीगा फैक्ट्री है ये आंध्र प्रदेश में स्टेबलाइज की जाएगी। एंड वर्ल्ड में चावल आपूर्ति करेगा मानवीय सहायता के उद्देश्य से भारत देश। एंड वर्ल्ड शांति और समझ दिवस, आज हम लोग 2-3 दिवस पे भी चर्चा करने वाले हैं। वीर सावरकर जी की जो पुण्यतिथि उस पर बात करेंगे, एनजीओ दिवस की बात करेंगे, वर्ल्ड पीस डे की हम बात करने वाले हैं और नेशनल साइंस डे पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए टीडी वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन और बाफ्टा अवार्ड, ये एग्जाम के अंदर भाई 2026 में सुर्खियों में रहेगा। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी पे आधारित एक किताब जो है लॉन्च हुई है। एंड बात करेंगे राष्ट्रपति भवन से संबंधित जो एक नई प्रतिमा जो है सी राजगोपालाचारी जी की जो बनाई गई है, और एआई इम्पैक्ट समिट जो हाल ही में दिल्ली में संपन्न हुई। एंड नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतिरिक्त प्रभार जो है ये अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन बनेगा। एंड वन्य जीवी जो दीदी पहल है ये कौन से राज्य की पहल है, ये भी अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। और राहवीर योजना कौन से यूटी या राज्य ने लागू की है। एंड राष्ट्रीय आरोग्य मेला और केरल का नाम बदल करके जो केरलम को है मंजूरी प्राप्त हो की है। और वर्ल्ड एनजीओ दिवस, ये लगभग 12 से 14 पॉइंट्स है जो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। थ्योरी सेशन है प्यारे विद्यार्थियों, तो पूरा अंत तक आप लोग आराम से देखें इसको। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं, जनजातीय समुदाय को 3% आरक्षण की मंजूरी दी है असम सरकार ने। फिर एग्जाम के अंदर प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन कैसे बनता है कि भाई हाल ही में या 2026 में किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ के जनजातीय समुदाय को 3% आरक्षण देने की मंजूरी दी, तो उत्तर क्या हो जाएगा? असम। ठीक है, और असम से संबंधित भाई मैंने आपको पहले भी कहा है कि एग्जाम के अंदर एक विद्यार्थी तभी सुधार कर सकता है, तभी अच्छे मार्क्स ला सकता है जब किसी स्टेट का नाम आए तो आपके दिमाग में वहाँ का राज्यपाल आना चाहिए, सीएम आना चाहिए, विधानसभा की सीटें आनी चाहिए, लोकसभा की सीटें आनी चाहिए, राज्यसभा की सीटें दिमाग में आनी चाहिए। फिर वहाँ पे नेशनल पार्क कौन से वो याद होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ पे लेक्स कौन सी है वो याद होनी चाहिए। फिर जो जियोग्राफिकल जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी आ जाएंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर सीएम राज्यपाल की बात करें तो पॉलिटी से संबंधित आ जाएंगे, और लेक्स और नेशनल पार्क की बात करें तो स्टेटिक पोर्शन भी कवर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग चीज़ों को अच्छा कर सकते हो। स्टेट का नाम देखते ही उस स्टेट के बारे में आप लोगों को कम से कम 10 से 20 बातें मिनिमम पता होनी चाहिए, तब जाके आप लोगों का जो जीके वाला जो पोर्शन है उसको आप लोग अच्छा कर सकते हो। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ देखिए असम मंत्रिमंडल ने
प्रथम और द्वितीय श्रेणी की सरकारी जो नौकरियां हैं उसमें चाय बागान में जो चाय के खेतों में काम करने वाला जो समुदाय है, चाय बागान जनजातियों और आदिवासी समुदायों के लिए 3% जो रिजर्वेशन को मंजूरी दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, भाई यहाँ के सीएम का नाम क्या है, हेमंत बिस्वा, उन्होंने उनके नेतृत्व में ये डिसीजन लिया गया है। और इससे पहले इन समुदायों को केवल तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों में ही आरक्षण का लाभ मिलता था, ठीक है, किंतु अब उन्हें प्रशासनिक सेवाओं में भी जो प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा। यानी कि असम की जो स्टेट, जिसको हम लोग बात करते हैं स्टेट पीसीएस, ठीक है, तो वहां पे भी इनको इन नौकरियों में इनको लाभ मिलेगा। यह ग्रेड फर्स्ट और सेकंड जैसे जिसमें शामिल क्या है, असम सिविल सेवा एंड असम पुलिस सर्विस। जैसे हम लोग राजस्थान स्टेट की बात करें तो राजस्थान में जैसे हमारा आरपीएससी एग्जाम करवाता है, तो आरपीएससी जो आयोग है उसके माध्यम से आरएस बनते हैं और आरपीएस बनते हैं। तो वहाँ ये सेम वैसे ही देखो, आप लोग देख सकते हो, असम पुलिस सर्विस और असम सिविल सर्विस, ठीक है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब असम में 40 लाख से अधिक की चाय जनजाति आबादी है, जो कुल मतदाताओं का लगभग 20% है। तो देख लो भाई, कहीं ना कहीं जो खेल है वो वोटों का चक्कर है जनाब, वोटों का खेल है। तो यहाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को ये भी याद रखना, जो असम है, असम से संबंधित बड़ी बात एक तो याद रखना भाई, असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। नई राजधानी कौन सी बन रही है, डिब्रूगढ़, ठीक है। और असम में प्यारे विद्यार्थियों लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 14। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 7। और विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीटें हैं वो 126 है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो असम ने हाल ही में 3% जो आरक्षण दिया है जनजातीय समुदाय को, यहां देख सकते हो, असम कैबिनेट अप्रूव 3% कोटा इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर टी ट्राइब्स एंड आदिवासी पीपल भी, ठीक है। ये 3% है बच्चों, 39% नहीं है, ठीक है, 3% है, ओके। तो ये जरूर याद रखना भी, चाय के खेतों में काम करने वाले आदिवासी समुदाय को 3%। और दूसरा समाचार है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के अंदर भी आप लोगों को पहले मैंने कहा था कि ये जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे सेमीकंडक्टर जो हब है, चिप बनाने वाली जो फैक्ट्रीज है, आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड जो सर्किट होता है, आईसी जिसको आप बोलते हो, चिप बोलते हो, ठीक है। तो ऐसी जो चिप वगैरह है जो बनाई जाएगी, तो यहाँ बैटरी का फैक्ट्री स्थापित हो रहा है, बैटरी बनाने वाला, जहाँ पे सेल बनेंगे, ठीक है। सेल आप लोग फिजिक्स में पढ़ते ही हो, सेल, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, प्राथमिक सेल जिन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, सेकेंडरी सेल जिन्हें दोबारा चार्ज किया जा सकता है। प्राथमिक सेल क्या करते हैं भाई, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि सेल करता है क्या भाई, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में भी कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। और यहाँ देखिए, इस फैक्ट्री में होगा क्या, सेल निर्माण होगा, बैटरी पैक और असेंबल जो है वो काम होगा, और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है का उत्पादन किया जाएगा, ठीक है। यह परियोजना कौन से जिले में है, यहाँ ये याद रखना, अनाकापल्ली जिले के अंदर, ठीक है। और उसमें भी कहाँ पे, रामविली में विकसित होगी। और इसमें लगभग 3000 जो नई जो रोजगार जो है पैदा होने की संभावना है। और ये जो आंध्र प्रदेश में कौन सी एनर्जी जो कंपनी है लिमिटेड है उसके द्वारा ये स्थापित किया जा रहा है। देखो अभी जो वारी एनर्जी है उसके द्वारा 8175 करोड़ रुपए के निवेश से 16 गीगावाट आवर वाली की जो क्षमता है उसकी इंटीग्रेटेड लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। बहुत बेहतरीन प्रश्न रहने वाला है कि 2026 में या हाल ही में भारत के अंदर लिथियम आयन जो गीगा फैक्ट्री है ये किस राज्य में स्थापित की गया, इसका फैक्ट्री स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आंध्र प्रदेश आप लोगों को याद रखना है। और आंध्र प्रदेश से संबंधित मैंने आपको पहले बोला है कि भाई जो भी राज्य आए ना उसकी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीट, सीएम का नाम, राज्यपाल का नाम, वहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क है, कौन कौन से लेक्स है, ये तो अगर आप लोग इतना करना शुरू कर दोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की कवर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ ये जरूर याद रखिए बच्चों। और यहाँ देख सकते हो ये 16 गीगावाट आवर वाली क्षमता और 8175 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। 3000 जो इसमें जो भर्तियां हैं वो उसकी आशंका व्यक्त की जा रही है, रोजगार जो है इसमें सर्जित किया जाएगा। देखिए भाई अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने वर्ल्ड जो फूड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व खाद्य संगठन की बात कर रहा हूं, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, रोम इटली में, उसके साथ टाई अप करके
वर्ष 2031 तक ये क्या करेगा, भारत टूटे हुए चावल की जो है सप्लाई करेगा, आपूर्ति करेगा भाई अगले 5 वर्षों के लिए। ठीक है, किसके तहत? मानवीय सहायता। और मानवीय सहायता कहाँ पे? जैसे अभी आप लोग सभी जानते हो कि अमेरिका और इजराइल और उनके सामने जो देश है ईरान, आपस में लड़ रहे हैं ये 10-15 देश। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर जहाँ पे भी इमरजेंसी लगी है वहाँ पे खाद्य जो सप्लाई है उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो भारत देश भी कुछ ऐसा करने जा रहा है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से इन्होंने टाई अप किया है, जिसके तहत ये आने वाले 5 सालों तक जहाँ जहाँ इमरजेंसी है या भूखमरी का स्थिति बना है वहाँ पर ये लोग क्या करेंगे, ये टूटे हुए चावल की जो है आपूर्ति करेंगे। कितनी? 2 लाख टन तक की। ठीक है, ये देखो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यहाँ पे ये आप लोगों को याद रखना, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? रोम, इटली। ठीक है, इटली की राजधानी है रोम। और 31 मार्च 2026 तक के लिए चावल की कीमत ₹2800 प्रति क्विंटल तय की गई है। ठीक है, भाव बढ़ भी जाएंगे लेकिन ये जो है एग्रीमेंट फिक्स हो चुका है, इस हिसाब से दिया जाएगा। यह पहल संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 2 यानी कि सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल है -2 जीरो हंगर से जुड़ी है। ठीक है भाई, और ये समझौता 2031 तक, तो ये भी याद रखना ना, FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इनके बीच में ये समझौता जो है किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखो इंडिया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 5 ईयर राइस सप्लाई पैक्ट जो है, पैक्ट मतलब जो समझौता है वो साइन हो चुका है। एंड यहाँ आप लोग देख सकते हो भाई 2 लाख मैट्रिक टन राइस है जो 5 साल के लिए अवेलेबल कराया जाएगा संकट की स्थिति में। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व शांति और समझ दिवस, वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग जो डे है, ये कब मनाया जाता है? भाई आप लोगों को मैंने पहले बोल दिया कि देखो अब यहाँ आज की इस क्लास में 3 क्वेश्चन आप लोगों को बताने हैं। वर्ल्ड NGO डे 2026 की विषय वस्तु थीम बताओ, नेशनल साइंस डे की थीम बताओ कमेंट बॉक्स में, और यहाँ जो आप लोग देख पा रहे हो वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग डे या वर्ल्ड पीस डे, इसकी थीम भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है। ठीक है, यहाँ देखो कब मनाया जाता है? 23 फरवरी को। इसका उद्देश्य वर्ल्ड में शांति, आपसी समझ, सहिष्णुता एंड सहयोग को बढ़ावा देना है। यह दिवस लोगों को संघर्षों के समाधान के लिए और संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता देने की प्रेरणा देता है। यह मुख्य रूप से रोटरी इंटरनेशनल से जुड़ा है, जिसकी स्थापना 23 फरवरी 1905 को हुई थी, जिसका मूल सिद्धांत क्या है? सर्विस अबोव सेल्फ। ठीक है, वर्ल्ड पीस डे 23 फरवरी को मनाया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ देखो भाई, हमारे सेंट्रल स्वास्थ्य मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा ने 21 फरवरी 2026 को हिमाचल प्रदेश के कसौली में सेंट्रल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें स्वदेशी रूप से निर्मित टिटनस और अडल्ट जो डिप्थीरिया है वैक्सीन लॉन्च की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जरूर याद रखना। ये मेड इन इंडिया के जो मुहिम है उसके अंतर्गत है, स्वदेशी टीका बनाया गया है भाई। कहाँ पे इसकी मंजूरी कहाँ दी, या फिर इसकी शुरुआती जो डोज है उसको कहाँ लॉन्च किया गया है, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। दिल्ली से, बेंगलुरु से, कर्नाटका से, हिमाचल से। तो हिमाचल से वहाँ के कसौली से जो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो सेंटर है यहाँ पे। ठीक है, किसके लिए टीका बनाया गया? टिटनस और डिप्थीरिया के लिए। यहाँ देख सकते हो आप लोग, यह टिटनस और डिप्थीरिया संक्रमणों से बचाने के लिए एक आवश्यक टीका है। यह सभी आयु वर्ग के, विशेषकर जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए बेहतर और व्यापक प्रतिरक्षा कवरेज करती है। उद्देश्य क्या है? स्वदेशी टीका सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों को कवर करनी है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कौन से स्थान से स्वदेशी जो TD, टिटनस एंड डिप्थीरिया की जो वैक्सीन है उसको मंजूरी दी है। ठीक है, और प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत जो बात कही गई कि 55 लाख जो इसकी खुराक है वो अप्रैल तक मुहैया करवा दी जाएगी। ठीक है, ये एक स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत का एक बहुत बड़ा कदम है। ऐसी बीमारियां जिनके लिए वैक्सीन वगैरह नहीं बने हैं, इस दिशा में काम होना भी चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, एक पुरस्कार की बात हो रही है। पुरस्कार के बारे में देखो यहाँ पे लिखा है बाफ्टा अवार्ड। बाफ्टा अवार्ड में सबसे पहले एक बच्चे को क्या करना है भाई, सबसे पहले तो आप लोगों को इसका पूरा नाम पता होना चाहिए, जो यहाँ पे लिखा पड़ा है ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट, ये इसका पूरा नाम है। कौन सा एडिशन था 2026 में, 79वां। ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स का आयोजन 22 फरवरी 2026 को किया गया, तारीख याद रख लें। और किस जगह पे, लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में, ठीक है। कहाँ पे, इस जगह पे, लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल के अंदर ये आयोजन किया गया। इसकी मेजबानी जो है अभिनेता एलन कमिंग ने की। इस समारोह में जिन लोगों की सबसे अधिक चर्चा रही उसमें भारतीय बॉलीवुड जो क्वीन है आलिया भट्ट भी शामिल रही। और यहाँ पे जो अवार्ड जो एक मूवी के लिए दिया गया, मणिपुरी रीजन की एक मूवी बूंग, ठीक है, वो काफ़ी चर्चा में रही। और जो सर्वश्रेष्ठ जो निर्देशक मूवी वाला है वो भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन यहाँ देखो भी लंदन का रॉयल फेस्टिवल हॉल, जिसे साउथ बैंक रीजन कह सकते हो आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आयोजनों के लिए फेमस माना जाता है। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं आलिया भट्ट आप लोगों के सामने। और यहाँ देखिए विशेष खबर ये है, फरहान अख्तर बैक्ड मणिपुरी फिल्म बूम विंस बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म अवार्ड भी, ठीक है। यहाँ ये जो अवार्ड जो क्षेत्र है, एरिया है, वो बताया गया है। चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म अवार्ड में कौन सी मूवी को बाफ्टा अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ मूवी का खिताब दिया गया। ये मणिपुरी आधारित मूवी है, उस मूवी का नाम आप लोग देख सकते हो, ये लिखा पड़ा है बूंग, बूंग मूवी है, ठीक है। और वन बैटल आफ्टर अनदर ने बेस्ट फीचर निर्देशक सहित टोटल कितने अवार्ड जीते, 6। ये जरूर याद रखना भी। बेस्ट फिल्म अवार्ड बाफ्टा अवार्ड 2026। और भारतीय मूवी की अगर बात करें तो आप लोग बूंग याद रख लेना, वहां से एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अवार्ड्स अलग अलग जो हर साल के होते हैं, चाहे नोबेल पुरस्कार हो, चाहे व्यास पुरस्कार हो, सरस्वती पुरस्कार हो, ठीक है, मेन बुकर पुरस्कार हो, ये अलग अलग क्षेत्र, चाहे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो, चाहे भारत रत्न पुरस्कार हो। एंड हर वर्ष जो भारत का दूसरा सिविलियन अवार्ड है पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री, यहाँ से विद्यार्थी पद्म विभूषण जो पुरस्कार है ये काफ़ी लोगों को नहीं मिलते, कम संख्या में लोगों को दिए जाते हैं, तो अच्छा वो याद कर लेता है। पद्म भूषण भी बच्चा याद कर सकता है, लेकिन पद्म श्री में तो भाई कभी 80, कभी 90, कभी 100, इतने लोगों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तब एक विद्यार्थी के लिए दुविधा उत्पन्न हो जाती है कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना आप लोग यहाँ से, ठीक है। चलते हैं अगले समाचार की तरफ। प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही में हमारे देश के सबसे छोटे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में केवल 13 दिनों के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे। इनकी याद में 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाते हैं। सरकारें आएगी जाएगी, लेकिन इस देश का लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। ये जो महान तथ्य है अटल बिहारी वाजपेयी जी का तथ्य था। सेकंड परमाणु एक्सपेरिमेंट 11 मई 1998 तहसील पोखरण, जिला जैसलमेर, राज्य राजस्थान, ऑपरेशन का नाम शक्ति, इन्हीं के कार्यकाल में संपन्न हुआ। 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने, 1996 में और 1997 से 98 और 98 से 99 और 99 से 2004, ठीक है। तो 1998 से 2004 तक कंटिन्यू है और 1996 में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित जो समाचार पत्र पुस्तिकाएं हैं उनमें स्वदेश है, वीर अर्जुन है, ठीक है। और अभी हाल ही में उन पे आधारित एक जो पुस्तक है उसका विमोचन किया गया है हमारे देश के वर्तमान 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी के द्वारा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये बात आर्टिकल 64 बोलता है। और उपराष्ट्रपति सर्वप्रथम सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे जाकिर हुसैन, तीसरे वीवी गिरी, चौथे गोपाल स्वरूप पाठक, उसके बाद बीडी जती, और उसके उपरांत मोहम्मद हिदायतुल्ला, फिर रमास्वामी वेंकटरमन, शंकरदयाल शर्मा, के आर नारायणन, श्री कृष्ण कांत जी, और भैरव सिंह शेखावत जी, मोहम्मद अंसारी जी, वेंकैया नायडू जी, जगदीप धनखड़ जी, और उसके बाद वर्तमान में कौन है, सीपी राधाकृष्णन जी। तो पहले राधाकृष्णन जी और वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन जी। तो उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में
अटल बिहारी वाजपेयी द एटर्नल स्टेट्समैन विमोचन पुस्तक का जो है विमोचन किया। 21 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में अटल बिहारी वाजपेयी द एटर्नल स्टेट्समैन नामक जो कॉफी टेबल बुक का है जो है विमोचन किया गया। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पुस्तक का अनावरण भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया है और इसे पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने लिखा है। ये याद रखना, विजय गोयल। विमोचन किसने किया? उपराष्ट्रपति साहब ने। उपराष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में आता है? 63 में आता है। ठीक है, तो विजय गोयल ने ये पुस्तक लिखी है। अभी अब सीधा क्वेश्चन आ गया कि जो अटल बिहारी वाजपेयी द एटर्नल स्टेट्समैन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? पूर्व सेंट्रल मिनिस्टर विजय गोयल। विमोचन किसने किया? द्रौपदी ने किया या राधाकृष्णन ने किया, मोदी जी ने किया, या एक चौथा ऑप्शन जेपी नड्डा जी एंड वट एवर। द्रौपदी जी याद रखें, आप लोग देश के राष्ट्रपति हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ ये जो पुस्तक है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, यह पुस्तक भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन, नेतृत्व शैली और राजनीतिक विरासत को समर्पित है। ठीक है भाई, याद रखना, ये है वो पुस्तक। और यहाँ मैं आप लोग बता दूं कि जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, एक तो इनसे संबंधित बड़ा पॉइंट ये याद रखना, सबसे छोटा कार्यकाल, स्मॉलेस्ट टेन्योर, और दूसरा पॉइंट 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है इनसे संबंधित? राष्ट्रीय सुशासन दिवस, नेशनल गुड गवर्नेंस डे। नेशनल गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है हर साल प्यारे विद्यार्थियों अटल बिहारी वाजपेयी की याद में। और यहाँ से आप लोगों को ये चीज़ जरूर याद रखनी। और द्वितीय जो सेकंड एटॉमिक एक्सपेरिमेंट है, कहाँ हुआ? पोखरण जिला कौन सा? जैसलमेर। राज्य कौन सा? भाई भारत ने 2 ही एटॉमिक एक्सपेरिमेंट किए हैं, 18 मई 1974 को और 11 मई 1998 को। पहले का नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। यहाँ आप लोगों को याद रखना है कि जो सेकंड एटॉमिक एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम हम लोगों ने बात की, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो भाई, राष्ट्रपति भवन हमारे देश की एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग मानी जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रपति भवन जिसका जो डिजाइनर है, आर्किटेक्चर एडविन लुटियंस को माना जाता है। और राष्ट्रपति भवन का प्राचीन नाम था वायसराय हाउस। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने इसका नाम बदल करके राष्ट्रपति भवन करवाया। और उस राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की जो स्टैचू है वो लगी हुई थी। तो यहाँ जो समाचार है ताज़ा वो ये है कि देश के पहले भारतीय, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी के नाम से भी संबोधित किया जाता है, तो एडविन लुटियंस की जो प्रतिमा है उसके जगह राजा जी की प्रतिमा लगाई जाएगी। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, 340 प्लस कमरों की एक महान और बड़ी बिल्डिंग राष्ट्रपति भवन, जिसमें राष्ट्रपति का ऑफिस भी है। राष्ट्रपति ऑफिस को द स्टडी कहा जाता है। तो यहाँ जो समाचार है वो क्या है? राष्ट्रपति भवन लुटियंस की जगह राजा जी की प्रतिमा लगाई जाएगी। ठीक है, और 23 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति भवन में राजा जी उत्सव का आरंभ हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया। ठीक है, यह प्रतिमा
अशोक मंडप के पास स्थापित की गई है, ये जरूर याद रखना, ठीक है, जहां एडविन ल्यूटियंस की प्रतिमा लगी हुई थी। राजगोपालाचारी भारत के पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे जिन्होंने 1948 से 1950 तक यह पद संभाला। क्योंकि इतिहास के अंदर प्यारे बच्चों आप लोगों को जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उसमें बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर, पहला गवर्नर कौन, बंगाल का रॉबर्ट क्लाइव, अंतिम लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, उसके बाद बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक। यानी कि 4 बंगाल 4 भारत के मिलेंगे। फिर भारत का प्रथम वायसराय मिलेगा आप लोगों को लॉर्ड कैनिंग और भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। फिर 1947 के एक्ट ने वापिस जो है वायसराय का नाम बदल के गवर्नर जनरल कर दिया। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल रहे वो लॉर्ड माउंटबेटन रहे। 3 जून योजना जिसने 1947 का एक्ट पास करवाया, आज़ादी मिली हमें। और उसके उपरांत जो बड़ी बात है, फिर उस एक्ट ने क्या किया कि जब अंग्रेजों के जो भारत में अंतिम गवर्नर जनरल रहे वो लॉर्ड माउंटबेटन, अब भारतीयों ने भी अपना बनाया। उस एक्ट में पाकिस्तान को भी ये कहा कि भी आप लोग अपना गवर्नर जनरल बनाए। तो भारत ने जो अपना गवर्नर जनरल बनाया वो सी राजगोपालाचारी जी को बनाया। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम ब्रिटिश नहीं भारतीय, याद रखना भाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम ब्रिटिश पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट एंड लास्ट जो गवर्नर जनरल रहे सी राजगोपालाचारी, उनकी जो प्रतिमा है भाई वो यहाँ पे हमारे राष्ट्रपति भवन में इसका अनावरण किया गया है। एडविन ल्यूटियंस एक प्रसिद्ध ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे जिन्हें मुख्य रूप से नई दिल्ली की योजना बनाने और डिज़ाइन करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन, तत्कालीन वायसराय हाउस, यानी कि उसको पहले क्या बोलते थे, वायसराय हाउस बोलते थे, इंडिया गेट, नॉर्थ वेस्ट साउथ ब्लॉक जैसी कई फेमस इमारतों का डिज़ाइन तैयार किया है भाई। और ये जो सी राजगोपालाचारी है, याद रखना भी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है। और ये कौन थे भाई, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्लस अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल है, ठीक है। ये आप देख सकते हो हमारे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, उनकी मूर्ति आप लोगों के सामने है, ठीक है। ये आप देख सकते हो अनावरण किया गया है भाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अगली बात कर लेते हैं, हाल ही में दिल्ली के अंदर एआई इम्पैक्ट जो है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, उसको लेकर के हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का अनावरण किया गया। इसमें जो 91 देशों का जो समर्थन प्राप्त हुआ, शुरुआत होते ही इसमें 89 देशों का समर्थन इसको मिल चुका था। ओवरऑल बात करें 91 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन प्राप्त है, ठीक है। इस घोषणा पत्र में जो इस समिट के दौरान जो घोषणा पत्र जो लॉन्च हुआ है, जो आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए है, एआई का लाभ उठाने पर व्यापक ग्लोबल सहमति को दर्शाता है, ठीक है। यानी कि भारत के अंदर जो एआई इम्पैक्ट समिट हुआ है, इसको जो समर्थन प्राप्त है, ये ग्लोबल लेवल का समर्थन इसको प्राप्त हुआ है, ठीक है। 16 से 20 फरवरी 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एक प्रमुख ग्लोबल कार्यक्रम है, ये जरूर याद रखना। एक तो अशोक मंडपम आया, एक दूसरा यहाँ आप देख सकते हो कौन सा, भारत मंडपम, ठीक है, जो ग्लोबल साउथ में होने वाला पहला आयोजन है। इसका मुख्य उद्देश्य सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के मूल मंत्र के साथ समावेशी, जिम्मेदार और मानव केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकास को बढ़ावा देना है। बहुत बेहतरीन पर्सन है ये, याद रखना। नेक्स्ट बात करें, इस घोषणा पत्र के ऊपर निम्न बिंदुओं पर जो है बल दिया गया। एक तो राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुहितधारक सहभागिता को मजबूत करना, सुलभ और विश्वसनीय ढांचों के माध्यम से एआई के उपयोग को आगे बढ़ाना, और विशेष तौर पे जैसे वर्तमान में सभी लोग सोच रहे हैं कि भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों की नौकरियां खा जाएगा, लेकिन लोगों की नौकरियां जो है जोखिम में ना पड़े, ये भी इसमें एक विषय रहा। और इसके जो सदुपयोग है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इसके क्या क्या सदुपयोग हो सकते हैं, उन पे विशेष तौर पे चर्चा की गई, ठीक है। यहाँ देख सकते हो उद्देश्य क्या था इस समिट का, एआई के जोखिम जैसे नौकरी का नुकसान
को कम करते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि में इसके लाभों को बढ़ाना। और जो थीम या सूत्र जो है वो क्या था, लोग, प्लेनेट एंड प्रोग्रेस पे आधारित है। ये जरूर याद रखना भाई, पीपल, प्लेनेट एंड प्रोग्रेस, ट्रिपल पी, ठीक है, ये जरूर याद रखना, पीपल, प्लेनेट एंड प्रोग्रेस पे आधारित है। जो भागीदारी है वो 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों, 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और 500 से अधिक एआई लीडर्स, वो 100+ चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर्स है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ भी शामिल हुए। ठीक है, जरूर याद रखना प्यारे बच्चों, ये है वो पीपल, प्लेनेट, प्रोग्रेस की थीम पर आधारित एआई इम्पैक्ट समिट, ये याद रखना भाई। वर्ष 2026 की एआई इम्पैक्ट समिट की जो थीम है, थीम याद रखना भाई, ट्रिपल पी, पक्का आएगा, लिख रहा हूं यहां पे, पक्का आने की संभावना, रट लेना भी, ट्रिपल पी, लोग, ग्रह और प्रगति। नेक्स्ट अगला समाचार है प्यारे विद्यार्थियों नीति आयोग से। कहां से? नीति आयोग। प्यारे बच्चों नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, योजना आयोग का नया नाम चेंज हुआ। योजना आयोग तो 1950 में बन गया, जिसका काम क्या था, पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करना। ठीक है, और 2014 में योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। और नीति आयोग की शुरुआत 1 जनवरी 2015 से हो जाती है। इसे भारत का थिंक टैंक कहते हैं। हाल ही में ये क्यों सुर्खियों में रहा, क्योंकि BVR जी जो इसके सीईओ हैं, उनकी जगह जो अतिरिक्त जो प्रभार दिया गया है वो छत्तीसगढ़ कैडर की IAS अधिकारी निधि छिब्बर जी को ये कार्यभार सौंपा गया है, अतिरिक्त प्रभार संभाला है। वे नीति आयोग के अंतर्गत विकास निगरानी मूल्यांकन कार्यालय DMEO की महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। वह उससे पहले ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के अध्यक्ष भी रह चुकी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ये जरूर याद रखना भाई। नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हाल में किसको लगाया गया? निधि छिब्बर जी को। नीति आयोग जो है एक सहकारी जो संघ नाद है, फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव को बढ़ावा देने और रणनीतिक तकनीकी सलाह देकर देश के विकास में अहम भूमिका निभाता है। इसके अध्यक्ष हमेशा कौन होते हैं? देश का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है भाई। नीति, ये तो यहां याद रखना भाई, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि भारत का रूपांतरण करने वाला राष्ट्रीय संस्थान। ठीक है, और इसे भारत का थिंक टैंक कहते हैं। थिंक टैंक ऑफ इंडिया। और तीसरी विशेष बात जो आप लोगों को याद रखनी है, थिंक टैंक ऑफ इंडिया प्यारे बच्चों 1 जनवरी 2015 से शुरुआत, और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। एडिशनल जो सीईओ जो प्रभार दिया गया निधि छिब्बर जी को। ठीक है, और अध्यक्ष आप लोग सभी जानते हो नरेंद्र मोदी जी, हमेशा देश का प्रधानमंत्री इसका आप लोगों को याद रखना है, क्या होता है? अध्यक्ष होता है। ठीक है, चलते हैं अगले। ये देख सकते हो नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ साहब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक योजना, एक इनिशिएटिव, पलामू टाइगर रिजर्व। लो भाई देखो, ये जो वनजीवी दीदी जो योजना है, जो पहल है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन ये कहाँ से शुरू हुई? पहले तो ये बात याद रखनी है, पलामू टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है? झारखंड के अंदर है। पहला पॉइंट तो ये क्वेश्चन कवर करना है। ठीक है, कि झारखंड के अंदर जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम फेमस कौन सा है? पलामू। सीधा पूछे पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो झारखंड करना है। ठीक है, वैसे हजारीबाग, बेतला ये आप लोगों को कहाँ मिलेंगे? ये भी जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, ये झारखंड के अंदर है। और प्यारे विद्यार्थियों झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटें कमेंट में लिख देना। देखो भाई 17 फरवरी 2026 को शुरू की गई वनजीवी दीदी पहल। पहला पॉइंट तो याद रखो, वनजीवी दीदी पहल कब शुरू हुई? 17 फरवरी 2026। एंड कहाँ से? पलामू टाइगर रिजर्व। कौन से राज्य से? झारखंड से। इसके अंतर्गत होगा क्या भाई? प्यारे बच्चों इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो पेड़ों की जो
इलीगल तरीके से जो कटाई हो रही है, यानी कि वनों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड ऑल्सो कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, भाई वन्य जीव है उनकी सुरक्षा को लेकर के इस योजना में क्या होगा, इसमें 17 गांव में 18 महिलाओं को, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उनको वन जीवी दीदी का टाइटल दिया जाएगा और पर मंथ उनको 3,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उनका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, लोगों में पेड़ों के प्रति, पर्यावरण के प्रति और वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर के अवेयरनेस फैलाई जाएगी। तो ये बहुत अच्छी पहल है। ऐसा सभी राज्यों में जहाँ जहाँ अत्यधिक वन क्षेत्र है वहाँ पे ऐसा मुहिम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए भाई यहाँ क्या बात हो रही है, 17 गाँवों की शिक्षित महिलाओं को वन संरक्षण दूत, फॉरेस्ट एम्बेसडर के रूप में उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे वन्य जीवों की रक्षा, अवैध कटाई को रोकने और स्थानीय लोगों में जागरूकता फैला सके। ठीक है, 17 गाँव में, हर गाँव में 18। ठीक है भाई, देखो 17 गाँव से 18 मैंने जो बोला उसको आप लोगों को यहाँ सही तरीके से बताया गया है। 17 गाँव में हर गाँव से 18, ठीक है, महिलाओं को वन्य जीवी दीदी कहा जाएगा और उसके रूप में चुना जाएगा और उन्हें प्रोत्साहन के रूप में हर महीने कितने रुपए दिए जाएंगे, 3,000 रुपये दिए जाएंगे। बढ़िया चीज़ है भाई। ठीक है, और पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड की स्थापना 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत की गई। ये बढ़िया पर्सन है, प्रोजेक्ट टाइगर। और प्रोजेक्ट टाइगर की जो लॉन्चिंग है वो कब हुई, 1973। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बाघ परियोजना। बढ़िया पर्सन है भाई, इंदिरा के शासनकाल की परियोजना ये। ठीक है, और ये नॉर्थ कोयल, औरंगाबुरहा जैसी नदियाँ यहाँ बहती है। यहाँ उत्तरी उष्ण कटिबंधीय शुष्क जो पर्णपाती साल वन भी पाए जाते हैं। वर्ष 1932 में यहाँ पद चिन्ह पत्ती के माध्यम से पहली टाइगर जो गणना है वो की गई। बहुत ही बेहतरीन पर्सन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1932 में बाघ जो गणना है, टाइगर जो इनका सेंसस है वो किया गया 1932 में। पद चिन्ह है, यानी कि जो पैरों के जो निशान होते हैं उसके माध्यम से, पद चिन्ह पद्धति के माध्यम से। ठीक है, याद रख ले में। बहुत बढ़िया पर्सन अभी। पलामू टाइगर रिजर्व, ये देख सकते हो, पलामू टाइगर रिजर्व लॉन्चेस वन जीवी दीदी इनिशिएटिव फॉर वीमेन टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। बढ़िया पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के महान स्वतंत्रता जो क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है, 28 मई 1883 को इनका जन्म हुआ। कहाँ पे, महाराष्ट्र भगूर गांव में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख क्रांतिकारी, ठीक है, क्रांतिकारी विचारक और राजनीतिक नेता थे। वही बच्चों, हाल ही में जो हम बात कर रहे हैं कि देखो लंदन में कानून की पढ़ाई की उन्होंने, क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रहे और 26 फरवरी 1966 को इन्होंने अंतिम सांस ली। ये याद रखना भी, 26 फरवरी को क्या मनाया जाता है, इनकी जो एनिवर्सरी है ये आती है, इनका डे आता है। ठीक है, 1 फरवरी 1966 से उन्होंने पानी भोजन छोड़ दिया था। इच्छा मृत्यु जिसे कहा जाता है, आत्मर्पण, क्योंकि उनका मानना था कि जीवन का उद्देश्य पूरा हो चुका है और 82 साल की उम्र में 26 फरवरी 1966 को उन्होंने अंतिम सांस ली। ठीक है, तो ये पुण्यतिथि विशेष कब है, 26 फरवरी को। ठीक है, देश के महान स्वतंत्रता सेनानी। और उन्होंने अभिनव भारत संगठन की स्थापना की। ओ बढ़िया पर्सन है भाई। अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की, विनायक दामोदर सावरकर जी ने। कब की, 1904 में। ठीक है, और प्यारे बच्चों इसका उद्देश्य क्या था, भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना, उस पर्पस से इसे क्रांतिकारियों का समूह था जिसका पुराना नाम था मित्र मेला। मित्र मेला, मित्र मेला इसका प्राचीन नाम था, अभिनव भारत संगठन का। ठीक है, ये जरूर याद रखना भाई। और वीर सावरकर जी की जो से संबंधित जो महत्वपूर्ण किताबें हैं उसमें एग्जाम में ये बहुत बार आती है। ये मैं 3 स्टार लगा रहा हूँ, ये एग्जाम में बहुत बार आती है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, काला पानी, 1857 का समर और मेरा आजीवन कारावास, जीवन संघर्ष एंड हिंदुत्व। ये फेमस पुस्तकें हैं जो वीर सावरकर जी की है, ये एग्जाम में आने लायक है। जीवन संघर्ष किसकी है, काला पानी किसकी है, और 1857 का जो समर है ये, और मेरा आजीवन कारावास और हिंदुत्व। और ये एग्जाम के अंदर पूछी गई किताब। अच्छा क्वेश्चन है भाई। द इंडियन वॉर ऑफ इंडियन, जो इंडिपेंडेंस 1857 की क्रांति का समर पे उनको बहुत बेहतरीन उन्होंने किताब लिखी, डेथ एनिवर्सरी। ठीक है, याद रखना भाई। नेक्स्ट है राहवीर योजना, नई दिल्ली। देखो भाई
राहवीर किसको कहा जाएगा कि सड़क पे अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो गोल्डन आवर का मतलब है भाई जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ है उसको आप तुरंत प्रभाव से जो हॉस्पिटल पहुंचाए। केंद्र सरकार ने भी 13 फरवरी 2026 को इसके लिए एक योजना लॉन्च की जिसका नाम राहत योजना, वो मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं, जिसके तहत कि 7 दिन के अंदर 7 दिन तक वो वैलिड रहेगा और 1.5 लाख रुपए तक का जो कैशलेस जो मुफ्त इलाज है वो मिलेगा। और प्यारे विद्यार्थियों, जो राह में पड़े हुए किसी कहीं पे एक्सीडेंट हो चुका है तो उसको हॉस्पिटल जो पहुंचाएगा उसके खिलाफ किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और उनको 25,000 रुपये तक का इनाम मिलेगा। और ये जो है 25,000 का इनाम जो घोषणा किया है ये दिल्ली सरकार ने किया है। ठीक है, दिल्ली सरकार ने, दिल्ली की जो सीएम कौन है, रेखा गुप्ता है। असेंबली की सीटें कितनी यहाँ पे 70 सीटें हैं। ठीक है, ये जरूर याद रखें। तो लोकसभा की सीटें कितनी यहाँ पे, लोकसभा की सीटें हैं दिल्ली में 7 हैं और राज्यसभा में कितनी है, 3 है। राहवीर योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। उद्देश्य क्या है, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर चिकित्सा उपलब्ध करवाना। मुख्यमंत्री दिल्ली रेखा गुप्ता ने घोषणा की जो भी व्यक्ति दुर्घटना के बाद घायल को शीघ्र अस्पताल पहुंचाएगा, सहायता करेगा, उसे 25,000 की नगद पुरस्कार राशि और प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। ओ याद रख लो भाई, 25,000 रुपये राशि। और कौन सी योजना, राहवीर योजना। और ये किसके तहत है मैं आपको बता दूं कि देखो भाई यहाँ लिखा है राहवीर स्कीम, दिल्ली गवर्नमेंट अनाउंसेस Rs 25,000 रुपीज रिवॉर्ड फॉर सिटीजन्स हेल्पिंग रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। ठीक है, ये राहवीर स्कीम याद रखना। और ये राहत योजना के तहत है भाई, राहत योजना, केंद्र सरकार की राहत जो योजना है। ठीक है, कब लॉन्च हुई थी, 13 फरवरी 2026 को। और जिसका पूरा नाम क्या है भाई, ये तो आर से बनता है रोड एंड एक्सीडेंट, वी से बन गया विक्टिम्स और आपके एच से बन जाएगा हॉस्पिटलाइजेशन और एश्योर्ड ट्रीटमेंट। भाई ये पूरा नाम भी पूछ सकता है, जैसे वीबीजी रामजी में पूछा गया भाई, मनरेगा का नया नाम जो है वीबीजी रामजी। तो ये राहत योजना के तहत राहवीर योजना है जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली ने लॉन्च की है। नेक्स्ट हमारा जो समाचार है वो राष्ट्रीय आरोग्य मेला, जिसको आयुष मंत्रालय के द्वारा, ये मंत्रालय पूछता है भाई राष्ट्रीय आरोग्य मेला कौन से मंत्रालय के द्वारा ये जो इसका आयोजन किया गया, आयुष मंत्रालय। ठीक है, आयुष जो है भाई आयुर्वेदा, योग, सिद्ध, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आयुष के बारे में कंप्लीटली मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था आप लोगों को, फरवरी की फर्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो आयुष मंत्रालय ने, और वैसे भी अगर आप लोग, जिस बच्चे ने पुरानी क्लासें ली हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आयुष का पूरा नाम क्या है। आयुष का AYUSH। ठीक है, तो यहाँ पे विद्यार्थियों राष्ट्रीय आरोग्य मेला का आयोजन कहाँ हुआ, पहली बात तो ये याद रखना, महाराष्ट्र के बुलढाना जिले के शेगांव से। एंड कौन से मंत्रालय द्वारा, आयुष मंत्रालय ने। अखिल भारतीय आयुर्वेद जो महासम्मेलन है उसके सहयोग से। कब से कब तक, 25 से 28 फरवरी। तारीख, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, गांव, मंत्रालय और मेला, 500 बातें कवर हो रही है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उद्घाटन किसने किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, और संत गजानन महाराज संस्थान के जो बिसावा मैदान है वहां पे। ठीक है, और इस मेले का उद्देश्य क्या है, आयुष प्रणालियों के प्रचार प्रसार और जन स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये आप देख सकते हो भाई। ठीक है, राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया गया महाराष्ट्र से। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने हाल ही में सुना होगा कि राजस्थान के अंदर भी जैसे माउंट आबू एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, उसका नाम आबूरास कर दिया, कामा का नाम कामबन कर दिया, और एक जहाजपुर यज्ञपुर। ठीक है, तो ये जो नाम चेंज हुआ है उसी तरीके से भी केरल जो राज्य है आप लोग सभी जानते हो, केरल में लोकसभा की सीटें 20 है। ठीक है, राज्यसभा की सीटें 9 है और 140 सीटें विधानसभा की। अब केरल का नाम केरलम, केरल का नाम केरलम को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, और केरल का नाम जो केरलम करने की जो बात है वो संविधान के आर्टिकल 3 में आती है। एक राज्य का नाम चेंज करने का प्रस्ताव राज्य विधानमंडल संसद को भेजता है, लेकिन एक राज्य का नाम चेंज वो आर्टिकल 3 के तहत होता है कि एक राज्य का नाम परिवर्तन, सीमा क्षेत्र, आकार परिवर्तन का अधिकार संसद के हाथ में, और संसद ऐसा कर सकती है। और संसद में मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। केरल का नया नाम क्या है, केरलम। ठीक है भाई,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का नाम बदल के केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। और प्यारे विद्यार्थियों, प्रस्ताव में कहा गया कि राज्य को मलयालम भाषा में केरलम शब्द जो पहले से ही कहा जाता था, मलयालम भाषा में क्या बोलते थे इसको, केरलम। केरलम का अर्थ क्या होता है, नारियल के वृक्ष की भूमि या दलदली भूमि। भाई बढ़िया प्रश्न है, ये याद रखना, ठीक है। और विदेशी व्यापारी इस क्षेत्र को मालाबार कहते थे और अशोक शिलालेखों में यह स्थान केरल पुत्र के नाम से दर्ज है। यह प्रस्ताव 24 जून 2024 को केरल लेजिस्लेटिव असेंबली, केरल लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी सीटें हैं भाई, 140, ठीक है। तो इन लोगों ने सर्वसम्मति से पारित किया था, जिससे संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आधिकारिक नाम परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया। तो ठीक है, यहाँ आप लोगों को ये चीज़ और कवर करके रखनी है कि कौन सा आर्टिकल है जो एक राज्य के नाम परिवर्तन का अधिकार देता है और प्रस्ताव भेजा, ठीक है, ये जरूर याद रखना भाई, ठीक है। और ये आर्टिकल 3 भी, अनुच्छेद संख्या 3, अनुच्छेद संख्या 3 क्या कहता है, नए राज्य का निर्माण। बच्चों, नए राज्य का निर्माण कहां से होगा भाई, एक ऐसा क्षेत्र जो पहले से ही भारत का हिस्सा है, एक ऐसा क्षेत्र, द एरिया विच इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 2 और 3 में फर्क है। आर्टिकल 2 बोलता है नए राज्य का प्रवेश और उसकी स्थापना का अधिकार संसद के पास है, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र जो भारत का हिस्सा नहीं है। और आर्टिकल 3 क्या कहता है कि मैं राज्य बनाऊंगा, लेकिन भारत के जो 28 राज्य हैं, 8 यूटीज है, इन्हीं में से किसी एरिया को अलग करके, एग्जाम्पल के लिए जैसे आंध्र प्रदेश अलग हुआ 2 जून 2014 में, तेलंगाना, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोगों को याद रखना, नए राज्य का निर्माण प्लस इसमें और क्या आता है, सीमा क्षेत्र, आकार परिवर्तन प्लस नाम परिवर्तन। ये देखो केरल का नाम जो केरलम किया गया, ये सब राइट किसके हाथ में, संसद, पार्लियामेंट के हाथ में। ये सब राइट्स पार्लियामेंट के हाथ में, कि पार्लियामेंट एक राज्य का नाम चेंज कर सकती है। याद रखें, एक राज्य में जिले का नाम चेंज करना हो तो राज्य विधानमंडल, वहाँ की राज्य सरकार कर सकती है, लेकिन राज्य का नाम चेंज करना, गांव का नाम चेंज कर देंगे राज्य सरकार, तहसील का नाम चेंज कर देंगे, जिले का नाम चेंज कर देंगे, राज्य का नाम केवल कौन कर सकता है। जैसे राजस्थान सरकार ने अभी मैंने बताया कि माउंट आबू का नाम अबूराज किया, तो संसद ने थोड़ी किया, नहीं किया ना भाई। तो राज्य रो नाम कौन चेंज कर सकता है, केवल संसद, ठीक है भाई, ये याद रखना, केरलम। नेक्स्ट, वर्ल्ड एनजीओ डे भाई, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन, पहली बात तो एनजीओ का पूरा नाम पता होना चाहिए, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो डे है भाई 27 फरवरी को हाल ही में मनाया गया, और प्यारे विद्यार्थियों स्थापना है इसकी 2010 में हुई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त, जो इसको मान्यता मिली 2014 मिली। उद्देश्य क्या है, गैर सरकारी संगठनों के कार्यों को मान्यता देना और समाज में उनके योगदान को सम्मानित करना है। यह दिवस सिविल सोसाइटी, समाजसेवी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। ये कब मनाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, ये याद रखना 27 फरवरी को। और उसके अलावा 28 फरवरी को क्या आता है भाई, आप लोगों को सबको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 28 फरवरी को। और आप लोगों को प्यारे विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि 28 फरवरी 2026 की जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की विषय वस्तु और थीम क्या रही। जिस बच्चे ने अंत तक क्लास को देखा है ना, वो इसका जवाब जरूर देगा। और प्यारे बच्चों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा भी, आज की क्लास में हम लोगों ने ये जो 45 जो पेजेस हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोगों ने जो जो चीज़ें पढ़ी, आज एक बार वापस देख लीजिए भाई, ठीक है। मैंने आप लोगों से चर्चा की आज, जनजातीय समुदाय को 3% आरक्षण असम में, लिथियम बैटरी की कहा आंध्र प्रदेश में, और वर्ल्ड में चावल आपूर्ति कौन करेगा, भारत। वर्ल्ड फूड जो कार्यक्रम है उससे टाइप किया है 2031 तक। वर्ल्ड शांति और समझ दिवस 23 फरवरी, और मेड इन इंडिया टीडी वैक्सीन, टिटनेस या डिप्थीरिया के लिए वैक्सीन, एंड कसौली
हिमाचल प्रदेश से लॉन्च हुआ है, ठीक है, टीका। और बाफ्टा अवार्ड में बूंग मूवी फेमस, याद रखना, अटल बिहारी वाजपेयी की जो विजय गोयल जी की किताब है ये, ठीक है। राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की जगह लगाई गई है सी राजगोपालाचारी जी की प्रतिमा। और AI इम्पैक्ट समिट में हमने बात की, नीति आयोग के बारे में बात की, वन्य जीव दीदी पहल, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड, और वीर सावरकर जी की जो 26 फरवरी 2026 में जो पुण्यतिथि आई उस पर हमने बात की। और महावीर योजना नई दिल्ली, राष्ट्रीय आरोग्य मेला महाराष्ट्र, केरल का नाम केरलम, और वर्ल्ड NGO डे 27 फरवरी भाई, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज भी हम लोगों ने 4 और 8, 8, 9, 10, 11, 12, 12 और 4, 16, एक सप्ताह पे 16 चीज़ों पे चर्चा की है, जिसमें हम लोगों ने स्टैटिक और करंट दोनों चीज़ों को कवर किया है। प्यारे बच्चों, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। जितने भी आप लोगों के पास सोशल मीडिया पे ग्रुप है, उन ग्रुप में इसका जो क्लास का जो लिंक है उसको शेयर करें, ताकि 2026 में जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी का सपना देख रहा है उसको करंट अफेयर को लेकर के ज़्यादा टेंशन ना लेनी पड़े। डेली अगर आप लोग करंट अफेयर नहीं देख पा रहे हो तो ये जो मुहिम है आप लोगों के लिए, वीकली एक सप्ताह की तमाम वे बड़ी खबरें जिससे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं तैयार करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, जो सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर के, जो अपने माँ बाप के सपने को साकार करना चाहते हैं, जिन्होंने सपना देखा है कि सरकारी नौकरी मुझे लगना ही लगना है, उन विद्यार्थियों के लिए ये ज्ञानवर SSC का यूट्यूब चैनल पे जितनी भी क्लासें हैं, सब की सब प्यारे विद्यार्थियों, एक क्वालिटी मेंटेन की गई है इन क्लासेस के अंदर, जिससे आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी क्लासें बनाएगी, जिससे आप लोगों को बहुत सारा फायदा होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं मार्च मंथ के फर्स्ट वीक के ताज़ा समाचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत।